Hello everybody, welcome again to this channel. So today we are going to discuss the cyber ethics. Cyber ethics जो है IT कोड 165 का चैप्टर है, ठीक है, जिसको हम लोग कंप्यूटर एप्लीकेशन भी बोलते हैं, कंप्यूटर एप्लीकेशन, जो कि आपके मेन सब्जेक्ट है, ठीक है, दैट इज मेजर सब्जेक्ट। IT कोड 402 था, वो था माइनर सब्जेक्ट, और माइनर सब्जेक्ट वाले का मैंने करवा दिया पूरा का पूरा सिलेबस। आज जो हम लोग साइबर एथिक्स करने वाले, कोड 165 है ये IT का, ठीक है, जो कि कंप्यूटर एप्लीकेशन भी कहा जाता है। और इसके जो है हम पूरा का पूरा वन शॉट एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और किसके इंपॉर्टेंट की टर्म्स वगैरह क्या है, वो सारी चीज़ें हम लोग देख करके इस चैप्टर को आज क्या करने वाले, फिनिश करने वाले है ना। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम साइबर एथिक्स को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और फिर से बोलना चाहूँगा, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हो सो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर आवर वीडियोस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, सो दैट वी विल फील मोटिवेटेड टू मेक योर वीडियो लाइक दिस, ठीक है, मेक मोर वीडियोस लाइक दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं साइबर एथिक्स चैप्टर को। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर देना, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं साइबर एथिक्स। तो साइबर एथिक्स होता क्या है, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं साइबर एथिक्स होता क्या भैया। तो साइबर एथिक्स क्या है? इट इज द कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेबल यूजेस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज बाय अ यूजर। देखो हम लोग साइबर एथिक्स क्या है, इट इज अ कंडक्ट ऑफ एक्सेप्टेबल, क्या है, एक्सेप्टेबल यूजेस। अब एक्सेप्टेबल यूजेस और क्या होते हैं, नॉन एक्सेप्टेबल यूजेस, है ना। देखो साइबर एथिक्स के अंदर आते हैं एक्सेप्टेबल यूजेस ऑफ ऑनलाइन रिसोर्सेज। ये नहीं कि ऑनलाइन पे जितनी भी चीज़ें हैं आप उनका यूज़ करो, क्योंकि ऑनलाइन पे माइट भी कुछ चीज़ें सेफ होती हैं और कुछ चीज़ें अनसेफ होती है, ठीक है, कुछ चीज़ें सेफ है और कुछ चीज़ें अनसेफ है। तो साइबर एथिक्स में हम लोग यही डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल यूजेस है, क्या हमारे लिए एक्सेप्टेबल यूजेस है ना, क्या हमारे लिए वो सेफ है, क्या वो हमारे लिए अनसेफ है। सो अनसेफ है तो क्या उसका यूज़ करना चाहिए, या सेफ है तब उसका यूज़ करना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, है ना। तो यही था साइबर एथिक्स। साइबर एथिक्स क्या था, ये कंडक्ट है। कंडक्ट किस चीज़ का, कि एक्सेप्टेबल यूजेस को जाने, ऑनलाइन यूजर्सेस को। हम देखो हम लोग क्या है, ऑनलाइन ऑनलाइन यूज़र है। अब ऑनलाइन यूज़र में क्या क्या चीज़ें सेफ होती है, क्या क्या चीज़ें अनसेफ होती है, ये हमें जानना पड़ेगा। और ये जानने के लिए हमको कौन बताता है, तो ये साइबर एथिक्स हमें ये चीज़ें बताएगा, ठीक है। फिर बोलता है नेटिक्वेट्स। नेटिक्वेट्स क्या, इट इज़ अ सेट ऑफ रूल और एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। ये क्या होता है ना, नेटिक्वेट्स, नॉटी जैसे होता है वैसे ही नॉटिकेट्स है। ये क्या करता है कि ये सेट ऑफ रूल्स है, ये सेट ऑफ रूल्स है, कुछ रूल्स हैं कि एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर इट इज मेड बाय कंबाइनिंग द वर्ड्स नेटवर्क एंड नेट इक्विटेट। नेटवर्क और इक्विटेट को मिला करके नेटिक्वेट्स बनाया गया। ये एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर का कुछ रूल्स है। सम ऑफ द नेटिक्वेट्स आर मेंशन अंडर द, इसके अंदर आपको मेंशन मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो, डोंट ब्लैक बाइट, डोंट प्लेराइज, thank people who help you, verify facts before reporting, don't overuse the emoticons, and respect the people's privacy, don't express the offensive opinions, don't टाइप ओनली इन द कैपिटल लेटर्स। तो ये सारी चीज़ें नेटिक्वेट्स के अंदर आ जाती है कि आप ऑनलाइन अगर यूज़र हो तो आपके लिए क्या क्या रूल्स है, आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए, और जिससे आप ऑनलाइन यूजर्स एक वेल अच्छे मैनर में आप कर सको। सो इट विल बी कंसिडर्ड अंडर द नेटिक्वेट्स। ये आपके किस में आ जाएंगे, नेटिक्वेट्स में आ जाएंगे, ठीक है। सो मैंने आपको जिसे बता दिया, डोंट ब्लैक बाइट, आप ज़्यादा इमोटिकॉन्स का यूज़ मत करो चैटिंग करते वक्त, या फिर हमेशा कैपिटल लेटर में ही टाइप मत करो, दूसरे की प्राइवेसी को क्या करो, रिस्पेक्ट करो। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, अंडर द नेटिक्वेट्स रूल, ठीक है। अब कुछ और चीज़ें हैं नेटिक्वेट्स रूल में, देख लो कुछ 11 रूल्स इसके हैं। डोंट सेंड अनवांटेड स्पैम मैसेज, तो बिल्कुल ही मत भेजिए। क्या करते हैं ना बच्चे कि एक ही मैसेज को बार बार या इसी ईमेल को जो है बार बार भेजते हैं, तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है। चेक द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड प्रमोट, ठीक है। अगर आपको किसी ने मैसेज किया है तो उसका क्या करो ना, रिप्लाई करो, ठीक है। डोंट पोस्ट प्राइवेट और एम्बैरेसिंग इमेज और कमेंट्स, ठीक है। आपको पता चल गया होगा कि एम्बैरेसिंग और प्राइवेट पोस्ट कैसे होते हैं, मुझे उतनी ज़्यादा डिटेल्स बतानी नहीं पड़ेंगी इसके अंदर, है ना। सो आप लोग क्या करो, स्पैम तो मत करो, अनवांटेड पिक्चर्स मत भेजो, अनवांटेड एम्बैरेसिंग इमेजेस मत सेंड करो, ना ही किसी का आप वो देखो, ठीक है ना। सो आप मैसेज का अगर चेक करते हो तो उसका रिप्लाई करो अच्छी तरीके से, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें जो है नेटिक्वेट्स रूल में आती है, कि ये आपको बताती है कि क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए और क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए ऑनलाइन यूजिंग अगर आप कर रहे हो। क्यों, क्योंकि हम लोग भी तो ऑनलाइन है। देखो मैं अभी क्या कर रहा हूँ ना, ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, ऑनलाइन टीचिंग कर रहा हूँ, और अभी मैं क्या कर रहा हूँ, आपके तक ऑनलाइन कंटेंट पहुंचा रहा हूँ, ऑनलाइन कंटेंट पहुंचा रहा हूँ। और कहाँ पे आप देख रहे हो इस कंटेंट को, यूट्यूब पे आप इसके एक्सेस कर पा रहे हो। इस कंटेंट को आप कहाँ यूज़ कर पा रहे हो, यूट्यूब पे से एक्सेस करवा पा रहे हो। यूट्यूब पे से टीचिंग के वीडियोस के साथ साथ बहुत सारी अलग अलग टाइप्स की वीडियोस होती है। हालांकि यूट्यूब एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जो आपके लिए रिस्ट्रिक्ट करता है बेकार चीज़ों को, है ना।
रिस्ट्रिक्ट कर देता है, ये कुछ अनवांटेड फीचर्स, अनवांटेड चीज़ों को रिस्ट्रिक्ट खुद ही कर देता है, तो ये सॉफ्टवेयर सेफ है। बट आइदर आप कभी भी क्रोम ब्राउजर या फिर कहीं और जा करके क्या करते हो ना, कुछ सर्च करते हो, सो उसके रिलेटेड आपको काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सो उससे सेफ रहना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। तो ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है कि आप जो है नेटिक्वेट्स रूल को जानो और नेटिक्वेट्स क्या होते हैं उन सभी चीज़ों को फॉलो करो अच्छी तरीके से। देखो सॉफ्टवेयर लाइसेंस, आप देखो थर्ड नंबर क्या बोल रहा है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस। फर्स्ट नंबर क्या था, हमने साइबर एथिक्स को जाना था कि हम लोग क्या है, क्या रूल्स है, क्या रेगुलेशन है, कैसे हम लोग ऑनलाइन सर्विंग करेंगे, वही साइबर एथिक्स है। अब दूसरा चीज हमने पढ़ा था नेटिक्वेट्स, और अब तीसरी चीज पढ़ रहे हैं हम लोग सॉफ्टवेयर लाइसेंस। अब ये भैया सॉफ्टवेयर लाइसेंस होता क्या है? सॉफ्टवेयर लाइसेंस क्या है? इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट प्रोवाइड डिटेल्स रिगार्डिंग द यूज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि नाउ आई एम यूजिंग, समझ लो कि मैं विंडोज यूज कर रहा हूँ, ठीक है, कर ही रहा हूं, और मेरे पास इसका क्या है, सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर है ना, और मेरे पास इसका लाइसेंस सॉफ्टवेयर है। लाइसेंस सॉफ्टवेयर कहने का सेंस कि अब ये मेरे पास जो है वो लीगल है, मेरे पास लाइसेंस सॉफ्टवेयर है, सो इट इज लीगल, ओके, दिस इज लीगल सॉफ्टवेयर। और इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसका लीगली हुआ है, जो कि मुझे माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से ये प्रोवाइड किया गया है, विंडोज, ठीक है, ये लीगली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है मुझे, ठीक है, ये सॉफ्टवेयर। अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास विंडोज है और वो मेरे पास कॉपीड वर्जन है, सो इट इज इलीगल, इलीगल। फिर भी जो है हमारी जो माइक्रोसॉफ्ट है वो काफी हद तक जो है आपको कॉपी यूज करने के लिए अलाउ कर देते हैं, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको जो भी चीजें हैं लीगली जो डॉक्यूमेंट्स है वो चीजें का यूज करना चाहिए, वही सॉफ्टवेयर का यूज करना चाहिए। आप जैसे माइक्रोसॉफ्ट का कोई भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो तो आपके पास लीगल सर्टिफिकेट्स होने चाहिए, है ना, या तो ओपन सोर्स का ले लो, है ना। देखो बहुत लोग क्या करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस ले लेते हैं, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ले लेते हैं पैरेटेड। आप इससे अच्छा है कि माइक्रोसॉफ्ट आप क्या कर सको, आप ओरिजिनल फ्री सॉफ्टवेयर लो ना, फ्री सॉफ्टवेयर ले लो, जैसे ओपन ऑफिस हो गया, ओपन ऑफिस वगैरह हो गए, या फिर लिब्रे ऑफिस है, ये सारा का यूज करो। दोनों का फीचर तो सेम ही जैसा है ना, सारी चीजों का फीचर सेम है, बट आप एक क्या करो, लाइसेंस का यूज करो। लाइसेंस सॉफ्टवेयर आपको फ्री में मिल जाते, क्यों पैरेटेड चीजों का यूज करना। They either provide and users with a right to make copies of the software, and they classified that कैसे प्रोप्राइटरी और क्लोज सोर्स, ओपन सोर्स, ऐसे फ्रीवेयर और फ्री सॉफ्टवेयर। सो इस टाइप के कुछ ओपन सोर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था ओपन ऑफिस, लिब्रे ऑफिस, ये सारे ओपन सोर्स है। अगर आपके पास आप क्या कर रहे हो, आप विंडोज पैरेटेज अगर यूज कर रहे हो, कॉपी वर्जन कर रहे हो, तो इट इज नॉट गुड। आप उससे अच्छा फ्री अगर यूज करना है तो लिनक्स यूज कर लो आप फ्री। अरे भैया आप तो विंडोज जो है आपको पैरेटेज की जरूरत भी नहीं पड़ती, विंडोज जो है आप जब कंप्यूटर बाय करते हो तो आपको मिल ही जाता है, तो विंडोज की तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। सो इस टाइप की मैं बातें कर रहा हूँ जो पैरेटेड अभी भी यूज करते हैं, ठीक है। तो आप उससे अच्छा फ्री सॉफ्टवेयर पे जाओ या ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे जाओ, ठीक है। कॉपीज तो बिल्कुल ही मत बनाओ उनकी, क्योंकि अगर आप या तो कॉपीज बना रहे हो या तो कॉपीज वो क्या कर रहे हो, खुद डाउनलोड कर रहे हो, तो उसमें पहले से तो वायरस कंटेंट होगा, आप ही के कंप्यूटर का वो हार्म करेगा, आप ही के कंप्यूटर को वो हार्म करेगा, ऐसा क्यों करवाना। नेक्स्ट थिंग देख लो, आप देखो प्रो पैरिटी या फिर क्लोज सॉफ्ट सॉफ्टवेयर या फिर सीएसएस क्या है, अभी सारी चीजें मैं समझा दूंगा। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर क्या है, ओपन सोर्स क्या है, अंडर अ लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है, फ्री सॉफ्टवेयर या फ्रीवेयर क्या क्या चीजें होती है, और ये सारी चीजें क्या कैसे इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। सो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर, सो इट इज अ पेड सॉफ्टवेयर फॉर विच द सॉफ्टवेयर पब्लिशर रिटेन्स, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है, ऑफिस वगैरह, ऑफिस टूल्स है, ये सारे क्या है, पेड सॉफ्टवेयर है, इसके लिए आपको पे करना पड़ता है तभी वो आपके पास आता है, नहीं तो आप लोग कॉपी यूज करते हो, है ना। तो कॉपी बिल्कुल नहीं यूज करना है, ठीक है। तो जो क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर है उसके लिए आपको पे करना पड़ता है, ये आपके लिए फ्री अवेलेबल नहीं होती। इसकी जो कॉपी राइट्स है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स है, वो है माइक्रोसॉफ्ट के पास है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट थिंग देखते हैं, ओपन सॉफ्ट सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ओएसएस ये फ्री सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया ओपन ऑफिस .org, ठीक है। ये क्या है आपके लिए फ्री सॉफ्टवेयर है, विच इन द सॉफ्टवेयर पब्लिशर रिलीजेस द सुपर कोड, सुपर कोड आपको दे देता है और ये आप इजीली इसका यूज करते रहो, ठीक है। आप इसका फ्री में यूज करते जाओ। अंडर अ लाइसेंस इज ग्रांट परमिशन एंड यूजर टू रीडिस्ट्रीब्यूट, इसमें मॉडिफिकेशन करो, चेंजेस करो, रीडिस्ट्रीब्यूट करो, सब कुछ ये अलाउ करेगा, लेकिन क्लोज सॉफ्टवेयर अलाउ नहीं करता। ये आपको सिर्फ पेड सॉफ्टवेयर और इसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना इलीगल है, इसमें छेड़छाड़ करना इलीगल है, ठीक है। तो सीएसएस में ऐसा नहीं कर सकते। वहीं ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जैसे ओपन ऑफिस ओआरजी, ये सारी चीजें में आप कर सकते हो बहुत इजीली, है ना। चलो फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर, अब फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर क्या भैया, तो फ्रीवेयर इज या फिर फ्रीवेयर क्या है,
ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल फॉर फ्री, ये फ्री अवेलेबल होते हैं बट दे आर स्टिल कंसिडर्ड क्लोज सॉफ्टवेयर और प्रोपर्टी सॉफ्टवेयर बिकॉज देयर सोर्स कोड इज नॉट अवेलेबल एंड टू यूज एनी मॉडिफिकेशन। एग्जांपल एडोब रीडर, स्काइप। देखो एडोब रीडर एंड स्काइप वगैरह जो आपको फ्री में मिल जाती है बट इसका जो सोर्स कोड आपको नहीं मिलता है। सोर्स कोड यानी कि इसको मॉडिफाई करने का कोड आपको नहीं मिलता है, इसको आप रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हो, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन और चेंजेस नहीं कर सकते हो। तो ये फ्री है बट इसमें आप क्या कर सकते हो, एक टाइप का CSS है, इसमें आप ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते, इसमें क्या कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा चेंजेस नहीं कर सकते हो। ये फ्री सॉफ्टवेयर है बट ठीक है, आप इसे यूज़ करो, अपने लिए यूज़ करो और बाकियों को डाउनलोड करने बोलो, खुद से इसमें कुछ मॉडिफिकेशन वगैरह नहीं कर सकते हो। ठीक है, सो अगर आप CSS नहीं परचेज कर पा रहे हो, नहीं करना चाहते हो क्लोज सॉफ्टवेयर, लेकिन हालांकि ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है इधर ओपन सोर्स और फ्री सॉफ्टवेयर से, तो आप क्या कर सकते हो, आप ओपन सोर्स का जाओ, फ्री सॉफ्टवेयर लो, ये सारी चीज़ें आप लो ना। चलिए अब देख लो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट। अब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट क्या भैया, सो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर मूवमेंट क्या है, इट इज अ मूवमेंट इन विच द सोर्स कोड ऑफ द सॉफ्टवेयर इज रिलीज। ये ऐसा मूवमेंट है ना जिसमें क्या किया गया, सोर्स कोड रिलीज कर दिया गया प्रोग्रामर्स के लिए कि वो अपने वॉलंटरी मॉडिफिकेशंस इसमें करे और डिस्ट्रीब्यूट करते रहो। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना है, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने अकॉर्डिंग मॉडिफाई करो, जैसे उबंटू, उबंटू जो है वो क्या है, लिनक्स का एक ही वर्जन है। ठीक है, उसको क्या किया गया, बहुत ही ज़्यादा फेमस हो गया है, लेकिन लिनक्स का ही वो है एक पार्ट। ठीक है, सो ये क्या करता है ना कि आप अगर डेवलपर हो तो आप इजीली क्या करो ना, आप क्या करो ना, उस सोर्स कोड से आप उसको मॉडिफाई करो। जैसे कि डेवलपमेंट ऑफ मीडिया विकी सॉफ्टवेयर थ्रू द विकी विच विकीपीडिया वेबसाइट इज गुड। मीडिया विकी का यूज करके विकीपीडिया वेबसाइट को बनाया गया है, लाइक दिस है ना। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपको अलाउ करते हैं किसी भी चीज को यूज करना, उसमें मॉडिफिकेशन करना, उसका रीडिस्ट्रीब्यूशन करना कि भैया आप बनाओ, दूसरों को भी बांटो, ऐसा कर सकते हो आप इसमें। अब देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होता है ना, रिफर्स टू द ओरिजिनल वर्क सच एन आइडिया, डिजाइन, इन्वेंशन एक्सेट्रा क्रिएटेड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय द इंटेलेक्चुअल और कंपनी। देखो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्या होते हैं, ये ओरिजिनल वर्क को करती है, आइडिया, डिजाइन, इन्वेंशन, यानी कि किसी का भी डिजाइन जो है खुद का अपना होता है, खुद का अपनी प्रॉपर्टी। आपने जैसे कुछ डिजाइन किया तो वो आपके लिए है, आपने मान लो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया तो वो आपका है, उस पर प्रॉपर्टी आपकी है, वो आपकी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, वो आप अलाउ करोगे कि उसमें चेंजेस होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, कोई और उस पर छेड़छाड़ नहीं कर सकता, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वही है। अब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के क्या क्या राइट्स है, IPR क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के राइट्स क्या क्या है। ये जो एक्सक्लूसिव राइट्स आर इंटेलेक्चुअल और कंपनी टू यूज इट्स आइडियाज को यूज कर सकता है, डिजाइन, इन्वेंशन, इस विदाउट द वरी ऑफ कंपटीशन ऑफ द स्पेसिफिक पीरियड। द फोर मोस्ट अभी मैं आपको बताता हूँ। देखो ये क्या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, इसमें क्या है ना कि आप किसी दूसरे का तो चीज यूज करो बट उसके आइडिया को रिस्पेक्ट भी करो। ऐसा नहीं है आप जैसे कि मैं जो इन्फॉर्मेशन लाते हो, आप कहीं से भी कोई चीज़ कोटेशन लिख रहे हो तो उसमें अगर मान लो कि गांधी जी का कोई कोटेशन है उसमें डबल कॉमा से मार्क करो, उनको उसका जो है वो क्या करो, क्रेडिट दो, है ना। ऐसा ही करना है ताकि जो है वो, क्योंकि ये जो चीज़ें होती है ना इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पता चलता है और इससे काफ़ी अच्छा लगता है ना कि आप किसी की चीज़ों को आप अगर यूज़ कर रहे हो तो उसकी चीज़ों को आप रिस्पेक्ट भी कर रहे हो, है ना। तो अब देखो विदाउट द वरी ऑफ द कंपटीशन स्पेसिफिक पीरियड, ये सब। अब देखो 4 राइट्स यहाँ पे दिए गए हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पहला राइट है, ये सेकंड राइट है, ये थर्ड राइट है, ये फोर्थ राइट है। एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं चारों राइट्स को। ठीक है, लेट मी टू डिस्कस पेटेंट्स। पेटेंट्स पहला राइट है और एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, विच गिव्स एन इन्वेंटर द एक्सक्लूसिव राइट टू अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग और हिज इन्वेंशन। ये क्या करता है ना पेटेंट्स, ये जो है ऑनर क्या करता है, फिक्स पीरियड टाइम के लिए 1 साल 2 साल के लिए क्या करेगा, आपको दे दिया कि इसको आप बनाओ, इसको सेल करो, इसका जो करना है मॉडिफिकेशन करो, बट उस फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद ये आपके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये आपका पेटेंट नहीं रहेगा, फिर ये हमारे पास वापस आ जाएगा, हम आपको ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए दे देंगे। ठीक है, जैसे माइक्रोसॉफ्ट 365 का अगर बात करोगे तो इसका जो यूज है, आप 1 ईयर का प्लान लेते हो तो 1 ईयर ही यूज कर सकते हो, 1 मंथ का यूज लेते हो तो 1 मंथ ही आप इसका यूज कर सकते हो, है ना, लाइक दैट। कॉपीराइट, इट इज एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट दैट गिव्स द क्रिएटर एन ओरिजिनल क्रिएटिव वर्ड। आपने बुक कभी देखा है क्या, या फिर कोई पेज देखना ऑनलाइन हाथ जा करके, ठीक है, वहाँ पे कॉपीराइट लिखा हुआ होगा। सबसे इजी आप अपने एनसीईआरटी बुक है या फिर एनसीईआरटी हेल्प बुक है तो वहाँ पे देखना कॉपीराइट ऐसे सी का आइकन बना हुआ रहेगा। इससे मतलब है कि वो जो पर्टिकुलर चीज़ है कॉपीराइट है पूरा का पूरा एनसीईआरटी के पास। और एनसीईआरटी की आप जब हेल्प बुक लाओगे तो वहाँ पे वो उसको क्या लिखा रहेगा, बड़े बड़े बॉक्सेस में लिखा रहेगा, बड़े नहीं छोटे में भी लिखा रहेगा
कि ये जो है एनसीईआरटी से लिया गया है और इसका फेयर पर्पस किया गया, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन किया गया, जिसे एजुकेशनल पर्पस के लिए बना गया, हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लाइक दैट वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, अगर वो आप हेल्प बुक लेते हो लाइक दैट ना। तो कॉपीराइट क्या होता है ना, किसी भी कंपनी का, जैसे मैं हूँ ऑनर, मैंने बनाया सॉफ्टवेयर, अब मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि आप लोग इसमें मॉडिफिकेशन करो, बट अगर मेरे पास ये, लेकिन ये मेरे पास ही कॉपीराइट है और मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, लेकिन जब वक्त आएगा तो मैं अपनी कॉपीराइट वापस भी ले सकता हूँ, ठीक है, लेकिन मैं ही ऑनरशिप है मेरे पास। ट्रेडमार्क, टीएम, ट्रेडमार्क के बारे में सुना होगा। इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट विच कंसिस्ट रिकॉग्नाइजेबल साइन, डिजाइन, एक्सप्रेशन। अब ट्रेडमार्क आपने देखा होगा, दैट इज कि इस टाइप के कहीं कहीं आपके, जैसे कि किसी भी चीज़ का, जैसे कंपनी का लोगो है, या फिर टाटा कंपनी का देख लो तो टाटा का लोगो दे रहता है, विंडोज़ का देख लो तो कुछ इस टाइप से रहता है। सो लाइक दैट आप वो क्या रहता है, ट्रेडमार्क्स रहते हैं, ठीक है। चलो, ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? ट्रेड सीक्रेट्स क्या है? एक ऐसा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जो कि कंसिस्ट करेगा सीक्रेट टेक्निक्स यूज बाय कंपनी टू मैन्युफैक्चर, जो कि किसी और को नहीं पता चलता है। ये सीक्रेट टेक्निक्स यूज करती है। विंडोज़ का क्या आप सबको पता है कि विंडोज़ कैसे बनता है, कैसे यूज होता है, कैसे इसका डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं, ये ट्रेड सीक्रेट है, ये एक पर्टिकुलर कंपनी का ही अपने पास रहता है, ये उसका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है। नेक्स्ट थिंग इज सेवंथ क्या है अब चीज़ें, प्लीग्रिमेज। तो आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं। 4 जो मोस्ट पॉपुलर राइट्स हैं वो आपको समझ में आ गई कि ट्रेडमार्क क्या है, ट्रेड सीक्रेट क्या है, पेटेंट्स क्या है, कॉपीराइट्स क्या है। नहीं समझ में आया तो एक बार रिवाइंड करके देख लो, ठीक है। नेक्स्ट थिंग बोला प्लीगरिज्म। तो प्लीगरिज्म क्या है? इट इज अ कॉपिंग ऑफ अनदर पर्सन आइडियाज एंड वर्क अदर वाइल, क्या है ना कि देखो ये क्या है कि इट इज़ अ कॉपिंग ऑफ अनदर पर्सन के आइडिया को आप कॉपी कर रहे हो और उसको क्या कर रहे हो ना, अपना बता रहे हो। सो ये प्लीगरिज्म है। मैंने क्या किया है कि मैंने क्या किया, एक बड़ा सा कोटेशन विकीपीडिया का उठा लिया, मैंने उसकी सारी सर्विस मैंने अपना देख लिया और मैंने उसे अपनी वेबसाइट पे लगा दिया और उसको क्रेडिट भी नहीं दिया, इस चीज़ का विकीपीडिया को क्रेडिट भी नहीं दिया। सो दिस इज प्लीगरिज्म, ठीक है। इसके कारण क्या होता है कि आपको कॉपीराइट क्लेम्स भी आ सकते हैं, ठीक है। इसका जो कॉपीराइट है वो किसके पास है, वो पर्टिकुलर कंपनीज के पास। फॉलोइंग आर द वेज टू अवॉइड प्लीगरिज्म। वो कैसे अवॉइड कर सकते हो? तो पैराफ्रेज, कोटिंग, कोटेशन का यूज कर सकते हो, ठीक है। और क्या कर सकते हो, रिफरेंसिंग कर सकते हो, सीटिंग कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, डिजिटल प्रॉपर्टी, सॉरी ये डिजिटल प्रॉपर्टी अदर थिंग है, ठीक है। अभी चलो एक एक चीज को डिस्कस करते हैं कि कैसे अवॉइड करें प्लीगरिज्म। पैराफ्रेज, इट इज वे टू एक्सप्रेस द समवन्स आइडिया इन ओन वर्ड्स। आप मतलब क्या करो ना, कॉपी मत करो, विकीपीडिया पे जो चीजें लिखी हुई है उसको अपने वर्ड्स में लिख दो और बोलो कि आप जो है ये विकीपीडिया से लिया गया सोर्स है। ऐसा कर सकते हो, बिल्कुल सही है। नहीं तो अपने वर्ड में ही लिख दो, वहां पे मत देना उसे क्रेडिट, ठीक है। बट उसका डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत करना, ठीक है। आप अपने वर्ड में उसको लिख डालो, ठीक है। कोटेशन, कोटेशन इन विच वे सोर्स इज कोटेड एग्जैक्टली ओरिजिनल वे विद इन द ब्लॉक कोड्स, ठीक है। मैंने माना कि यहाँ से यहाँ तक मैंने सेम टू सेम विकीपीडिया का कोड्स कॉपी कर लिया, तो इसको मैं कोटेशन दूंगा और बोलूंगा कि ये जो है विकीपीडिया, इसका जो सोर्स है ये सोर्स आया है विकीपीडिया से, ठीक है। अब विकीपीडिया नहीं लिखा है तो कम से कम कोटेशन देख लो, यूजर्स खुद ही समझ जाते हैं, ठीक है। फिर सिटिंग, सिटिंग क्या, इट इज अ वे इन द विच बॉटम ऑफ एवरी पेज डिटेल्स सच एज द ऑथर्स नेम, डेट वगैरह, पब्लिकेशन, ये सारी चीज़ें जैसे कि एनसीईआरटी के लिए की जाती है ना, अगर कोई हेल्प बुक वगैरह बनाता है तो ऐसा ही वो करता है कि क्या करेगा ना, बॉटम ऑफ पेज के नीचे लिख देता है। आप मान लो कि ये आपने कुछ चीज़ें लिखी, आपने लिखा कि ये यहाँ से लिया गया है, आपने दूसरा पेज लिया और इसमें भी कुछ चीज़ें जो है ये सेकेंड लाइन, तो आप यहाँ लिखोगे सेकेंड लाइन जो है इसके आइडिया से लिया गया है। ऐसा कर सकते हो ना, बिल्कुल। नेक्स्ट थिंग, रिफरेंसिंग, रिफरेंसिंग क्या, इट इज अ वे इन विच दैट द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट डिटेल्स सच एज द ऑथर नेम वगैरह, अब बता दो पब्लिकेशन नेम वगैरह, ठीक है, जैसे एनसीईआरटी हेल्प बुक वगैरह करती है। मैं आपको सब कुछ एनसीईआरटी से समझा रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, है ना। एनसीईआरटी का एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, विंडोज़ वगैरह का एग्जांपल देके समझा रहा हूँ। चलो, डिजिटल प्रॉपर्टी अब क्या होती है? डिजिटल प्रॉपर्टी की आप देखो, एक होता है फिजिकल प्रॉपर्टी, एक होता है डिजिटल प्रॉपर्टी, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी। तो आप डिजिटल प्रॉपर्टी कैसे, जैसे आपके रियल के पास प्लॉट होते हैं, हाउसेस होते हैं, वो आपकी रियल प्रॉपर्टीज। अब डिजिटली आपकी भी कुछ प्रॉपर्टीज होती है, इन्फॉर्मेशन होते हैं, डाटाज होते हैं, डाटाबेस, इंटरनेट अकाउंट, क्लाउड स्टोरेज, ये सारी आपकी होती है। जैसे कि गूगल पे आपने कोई क्लाउड खरीद लिया, वन ड्राइव के क्लाउड्स आपने खरीद लिए, तो ये आपकी अपनी डिजिटल प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। कुछ इन्फॉर्मेशन है, मेरा यूट्यूब चैनल, ये मेरी प्रॉपर्टीज़ है ना। चलिए, ऐसे ही कुछ चीज़ें होती हैं जो कि आपकी डिजिटल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब जैसे कि यूट्यूब है, यूट्यूब किसका प्रॉपर्टी है अभी? दैट इज गूगल का प्रॉपर्टी है। और वही बोलो एडसेंस किसका प्रॉपर्टी है? तो वो भी गूगल का है। सो लाइक दैट आपकी सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें क्या है, डिजिटल प्रॉपर्टी है, जो कि फिजिकली तो नहीं दिखती लेकिन वो डिजिटली उसकी प्रॉपर्टी है, ठीक है।
अब बोलते हैं डिजिटल प्रॉपर्टी जो है राइट्स क्या क्या होते हैं डिजिटल प्रॉपर्टीज के, है ना, जैसे कि आप पेपर वगैरह बनाते हो ना, तो वैसे ही डिजिटल प्रॉपर्टीज की क्या क्या राइट्स है, तो रिफर्स टू राइट दैट ग्रांट एक्सेस एंड कंट्रोल ऑफ डिजिटल, जितना भी डिजिटल और इंफॉर्मेशन है वो सभी आपका, ये राइट आपको देता है कि सारा डिजिटल ऑफ जो कि आपके प्रॉपर्टी के अंदर आता है वो आप ही का है और किसी का हो नहीं सकता है। फिर बोला 10th फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन, अब क्या है, रिफर्स टू द राइट टू प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी को सब राइट कीजिए, एंड कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इट इज रिकग्नाइज्ड दैट द लीगल एज पर आर्टिकल 21 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग लिया गया है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आर्टिकल 21 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, उसके अंडर ये जो फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन दिया गया, राइट टू प्राइवेसी का, कि अपनी चीज़ें जो है ऑनलाइन आपके पास है कि वो उसको आप पाए, प्राइवेसी आप मेंटेन रख सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, प्राइवेसी का कोई आपका हनन नहीं कर सकता। अब फिर बोला डिजिटल डिवाइड, अब ये डिजिटल डिवाइड क्या है, तो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्सेस एंड यूज ऑफ द इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आप कर रहे हो तो उसको बोलते हैं डिजिटल डिवाइस, एक्सेस कर रहे हो उसको दूसरे लोगों के साथ टेक्नोलॉजीज को वेरियस ग्रुप्स में, तो दिस टेक्नोलॉजी में इंक्लूड टेलीफोन, टेलीविजन, पर्सनल कंप्यूटर, इंटरनेट, ये सारी चीज़ें जो है वो रिस्पॉन्सिबल होती है सीसी सेट के लिए, है ना, आपको मैंने वो शुरू में ही बता रखा है। तो डिजिटल डिवाइड क्या, किसी भी चीज़ का अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करना, जैसे कि वो कंप्यूटर हो जाए, टेलीविजन हो जाए, या फिर ऑनलाइन कुछ सोर्स मटेरियल है आप उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, तो वो किसके अंदर आ जाता है, दैट इज डिजिटल डिवाइस के अंदर। जैसे कि आप देख लो कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ स्किल्स, लैक ऑफ एजुकेशन, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, एक्सेस ऑफ डिसेबल्ड एंड द लो परफॉर्मेंस कंप्यूटर, सो ये सारी चीज़ें क्या होती है, रिस्पॉन्सिबल होती है डिजिटल डिवाइस के लिए, कि कुछ ज़्यादा ही जैसे विंडोज़ का परचेज करते हो तो बहुत ज़्यादा महंगा होता है, इसलिए अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन करने लगते हैं, कॉपी वर्जन बनने शुरू हो जाते हैं, स्किल्स नहीं है उनके पास, एजुकेशन नहीं है, इन्फॉर्मेशन नहीं है अच्छी तरीके से कि वो कॉपी का यूज़ करेंगे तो क्या होंगे, तो इसीलिए वो डिजिटल डिवाइस को क्या करते हैं, परचेज कर लेते हैं, डाउनलोड कर लेते हैं ना। अब देखो 12 क्या बोल रहा है, ई कॉमर्स, अब ये ई कॉमर्स क्या है, इट इज एन ऑनलाइन सर्विस, ये क्या होता है, ऑनलाइन सर्विस विच इन्वॉल्व्स रेंज ऑफ एक्टिविटीज सच एज क्रिएटिव, ई कॉमर्स में जैसे कि आपने अमेजन का नाम ले लो, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, आप क्या करते हो, ये सारी चीज़ों को परचेज करते हो ना यहाँ से सामान को, जस्ट लाइक दैट ई कॉमर्स यही सारी चीज़ें होती है कि ऑनलाइन किसी भी चीज़ को खरीद या बेचना, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करके वही ई कॉमर्स सर्विस है, ये सारी ऑनलाइन सर्विसेज है ना। अब देख लो नेक्स्ट थिंग बोला, सम ऑफ द चैलेंजेस वाइल कंडक्टिंग द मेंशन अंडर, अब देखो अब क्या होना चाहिए कि कुछ चैलेंजेस आते हैं अब किस में, ई कॉमर्स में, तो अब उसको कैसे मेंटेन करना है, तो वो यहाँ देख लो, प्राइवेसी मीन्स द एक्सटेंट ऑफ यूजर डाटा कीप सीक्रेट, ई कॉमर्स को क्या करना चाहिए, यूजर के डाटा को हमेशा सीक्रेट करना चाहिए उसको, क्योंकि वो आप पे ट्रस्ट करते हैं ना, है ना, इट इज द इम्पोर्टेंट फैक्टर बिकॉज इट बी ट्रस्ट, यूजर और कस्टमर पे ट्रस्ट ये करता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, पर्सनल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल नंबर, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, ये सबको क्या करो ना, सिक्योर करो, इसका क्या करो, इंक्रिप्शन करो, है ना, हैशिंग कर लो, इंक्रिप्शन कर लो, ये सभी चीज़ों का, है ना, इंक्रिप्शन कर लो ताकि किसी को पता ही ना चले, है ना। सो आप उसकी क्या करो, पायरेसी को पायरेसी नहीं, प्राइवेसी को मेंटेन करते हो, सो उससे क्या बनाता है ना, कस्टमर और जो ये ई कॉमर्स वेबसाइट्स है इसके बीच में अच्छी रिलेशनशिप्स बनती है ना। समटाइम अब देखो प्रॉफिट करने के चक्कर में साइबर क्राइम करना बहुत ही चीज़ गलत है ना, तो कभी कभी ऐसी चीज़ें हो भी जाती है, इट इंपॉर्टेंट टू प्रोटेक्ट प्राइवेसी, है ना, प्राइवेसी को हमेशा आप उसी वेबसाइट पे जहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ पे HTTPS हो, यही प्रोटोकॉल का आप यूज़ कीजिए, अगर HTTP प्रोटोकॉल है आपके पास तो इसका यूज़ मत कीजिए, ठीक है। फायरवेल वगैरह का लगाइए, माइक्रोसॉफ्ट का बहुत सारा फायरवेल्स आते हैं, अदर कंपनीज के भी बहुत सारे फायरवेल्स आते हैं, उसका आप क्या करो ना, यूज़ करना शुरू करो, क्या करो, उसका यूज़ करना शुरू कर दो, HTTPS वेबसाइट पे ही आप विश्वास करो, क्योंकि ये इंक्रिप्शन करता है। अब youtube.com पे ये देख रहे हो कंप्यूटर पे मेरी वीडियो को, तो ये आपके लिए क्या है, प्रोटोकॉल सेफ है, ठीक है, ऑनलाइन पेमेंट करो HTTPS वेबसाइट पे तो प्रोटोकॉल सेफ है, ठीक है। चलो फ्रॉड, अब क्या होता है भैया, फ्रॉड क्या है, एक्टिंग ऑफ चीटिंग, आपके साथ कभी हुआ है क्या, आई होप नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत लोगों के साथ होता है ये चीज़ें कि ऑनलाइन फ्रॉड उसके लिए साथ कर लिया गया, कि कॉल किया गया और उससे बोले कि आपके जो है KYC को अपडेट करना है या ये करना है वो करना है, इसके चक्कर में बैंक ही खाली करके चल गए, तो इसको बोलते हैं फ्रॉड। तो आप अपनी चीज़ों को सेव कीजिए, कभी भी आपको अगर बोलते हैं कोई कि 1 करोड़ का इनाम मिला या इस टाइप के रिलेटिवली चीज़ें, तो आपको उसको उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ऑनलाइन इंटरनेट फ्रॉड आर द एक्ट ऑफ द चीटिंग कमिटेड यूजिंग, इंटरनेट का यूज़ करके जब चीटिंग किया जाता है, फ्रॉड किया जाता है, फेक इन्फॉर्मेशन फैलाया जाता है, इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, स्पैम किया जाता है, स्कैम किया जाता है, तो उसको ऑनलाइन फ्रॉड बोलते हैं। जैसे ऑनलाइन टिकट का फ्रॉड हो गया, ऑनलाइन गेमिंग का फ्रॉड हो गया, प्राइस क्लेमिंग का फ्रॉड हो गया, मनी का फ्रॉड हो जाता है, बहुत सारी चीज़ों का, आपके पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपके पर्सनल फोटोज़ का फ्रॉड हो सकता है।
सो हमेशा ऑनलाइन ऑलवेज बी सेफ। साइबर एथिक्स इसीलिए तो आईटी कोड 165 पे इंक्लूड किया गया है ताकि आप ऑलवेज बी सेफ। चलिए नेक्स्ट थिंग, सिक्योर डाटा ट्रांसमिशन क्या है? इट इज द ट्रांसफर द डाटा ओवर अ सिक्योर चैनल। क्या करते हैं, डाटा को क्या करते हैं, सिक्योर चैनल पे ट्रांसफर करते हैं यूजिंग इंक्रिप्शन की का यूज करके, जैसे एसएसएल का यूज, एसएसएच का यूज करते हैं ना। और इससे क्या होता है, डाटा का इंक्रिप्शन हो जाता है। इसके अलावा क्या करता है, ताकि आपके डाटा को कोई चुरा ना सके, उसको री डिस्क्रिप्शन ना कर पाए, ठीक है, उसका कोई इनकोड जो होता है उसको कोई डिकोड ना कर पाए, ठीक है। अब ऐसी चीजें जो अगर HTTPS वेबसाइट पे जाते हो तो उसकी जो डिकोडिंग है वो इम्पॉसिबल है, तो चिंता मत कीजिए, आप वहां पे आराम से सर्व कीजिए, ठीक है। तो ऑथराइज पर्सन को ही हमेशा आप क्या करते हो, अलाउ करो किसी भी चीज के लिए। विद द सीक्रेट की कैन यूज इन केस द डाटा इज स्टोलन बाय अनदर पर्सन, अनऑथराइज्ड पर्सन, द डाटा बिकम्स यूजलेस हो जाता है, इनकोड हो जाता है, एक्सेप्ट विदाउट द सीक्रेट की, है ना। देखो अगर इन केस अगर आपसे क्या होता है ना, आपका डाटा कोई ले लेता है, आपका जैसे डाटा कोई ले भी लेता है तो डाटा बिकेम यूजलेस वो हो जाता है उसके लिए, ठीक है। वो उसको इनकोड जो किया हुआ है सीक्रेट की के द्वारा वो उसको डिकोड नहीं कर पाएगा। तो हमेशा सिक्योर वेबसाइट पे जाइए। अगर सिक्योर वेबसाइट से आपका थोड़ा डाटा लीक भी होता है तो लीक तो नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अगर मे भी कभी उसने कहीं से ले आया, ठीक है, तो उसको डिकोड करना उसकी बस की बात नहीं है, चाहे वो कितना भी बड़ा प्रोग्रामर हो, ठीक हो, क्योंकि यहाँ अपन लोग। चलिए सो इसी के साथ आपका क्या हो गया, थैंक यू पेज आ गया, यानी कि आपका चैप्टर की समाप्ति हो गई, ठीक है। वन शॉट एक्सप्लेनेशन मैंने कर दिया है साइबर एथिक्स का, जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट टर्म्स थी मैंने आपको सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है साइबर एथिक्स के रिलेटेड, है ना। एक एक चीज़ें आई होप आपको क्लियर हो गई हो, आइदर वो ट्रांसफर प्रोटोकॉल्स हो या फिर साइबर एथिक्स होता क्या है, ये सारी चीज़ें जो भी चीज़ें आपने देखी है वो सारी चीज़ें आपको आई होप की क्लियर हो गई होगी, और नाउ आपके पास कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है, ठीक है, कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं है। देख लो मैंने आपको ये सारी चीज़ें डिस्कस करवा दी है साइबर एथिक्स में, मैंने डिफिनेशन से लेकर के सारी चीज़ों को मैंने आपको डिस्कस करवा दी है, ठीक है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट टॉपिक। वो क्या होगा, दैट विल बी योर HTML बाय IT कोड 165 का HTML का वन शॉट एक्सप्लेनेशन मिलेगा। दोनों चैप्टर के मैं MCQ 100 करवा दूंगा, उससे भी ज़्यादा MCQs कर लेंगे। और क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है टेस्ट पेपर सॉल्व करेंगे, चाहे वो आइदर ऑफिशियल CPSE का रहे या फिर आपके स्कूल से आएगा, फिर प्री बोर्ड्स के पेपर सारे सॉल्व कर लेंगे ताकि आप लोग अच्छा मार्क्स। विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट सेशन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।